गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। डॉक्टर एस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास साइंस का चैप्टर नंबर 8, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, जीव जनन कैसे करते हैं। तो इससे पहले हमने 7th चैप्टर 10th क्लास की साइंस का पढ़ा था, जो क्या था, लाइफ प्रोसेस के बारे में था, जैव प्रक्रम के बारे में था। तो उस लेसन में हमने पढ़ा लाइफ की प्रोसेस के बारे में कि जीवित रहने के लिए कौन कौन सी क्रियाएं जरूरी हैं। उनमें हमने पढ़ा डाइजेशन के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, एक्सक्रीशन के बारे में। तो जो पोषण है, पाचन है और जो उत्सर्जन है, ये जैविक की मूलभूत क्रियाएं हैं। जीवित रहने के लिए जो क्रियाएं हैं मूलभूत क्रियाएं हैं, लेकिन जो रिप्रोडक्शन है ये जैविक क्रिया, मूलभूत क्रिया नहीं है। यानी आप जनन के बगैर भी आप जीवित रह सकते हो। तो फिर क्यों जीव जनन करते हैं जब इसके बिना जीवित रहा जा सकता है? तो जीव जनन क्यों करते हैं, ये प्रश्न हमारे मन में आता है। दूसरा, अगर हम देखें कि जनन के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा व्यय होती है, व्यर्थ होती है, तो फिर क्यों, जब जीवित रहा जा सकता है तो फिर से क्यों इतनी ऊर्जा का नष्ट किया जाता है? तो इन सभी प्रश्नों का अगर हम जवाब ढूंढते हैं तो हमें इन प्रश्नों का जवाब मिलता है कि हम देखते हैं हमारे आसपास बहुत सारी स्पीसीज पाई जाती हैं, प्रजातियां पाई जाती हैं। तो मनुष्य भी चाहता है कि जो मनुष्य की जो प्रजाति है होमो सेपियंस, वो प्रजाति भी आगे चलती रहे। हर एक जो स्पीसीज है कि वो लुप्त ना हो, आगे वो मिलती रहे। इस वजह से कोई भी प्रजाति है वो अपना जनन करती है, ताकि उसकी प्रजाति लुप्त ना हो। उस प्रजाति को लुप्त होने से बचाने के लिए वो जो स्पीसीज होती हैं वो आगे जनन करती हैं। तो ये तो था इंट्रोडक्शन के बारे में। अब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन के बाद जो हमारा टॉपिक है, डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट्स अ एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्व्स, कि क्या जो जीव हैं वो एग्जैक्ट कॉपी अपनी बनाते हैं, जिसको हम हिंदी में कहते हैं एग्जैक्ट कॉपी को प्रतिकृति। तो अगर हम देखें 9वीं क्लास में हमने पढ़ा था कि सेल की स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ा था, प्लांट सेल के बारे में, एनिमल सेल के बारे में। तो जब वो सेल स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं तो उसके सेल के सेंटर में केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटीन होता है उस प्रोटीन से डीएनए का निर्माण होता है। डीएनए हम पढ़ेंगे इस लेसन में, डीएनए। डीएनए स्टैंड फॉर डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। आरएनए भी पढ़ेंगे हम, डीएनए भी पढ़ेंगे। डीएनए क्या है? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड है। आरएनए क्या है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड है। यानी ये डीऑक्सी हटा देंगे तब ये आरएनए है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। जब डीऑक्सी शब्द इसके आगे लगा देते हैं उसको बोल देते हैं हम डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो जितनी भी अगर हम बात करते हैं, कोई भी जीव है उसकी जो सूचना संग्रहित होती है, सूचना जो जमा होती है, वो स्टोर होती है कहाँ पे? डीएनए के अंदर। और डीएनए कहाँ होता है? डीएनए प्रोटीन से बना होता है जो किसी भी कोशिका के केंद्रक में होता है। तो यानी कोई भी जो हम बात करते हैं स्पीसीज के जो करैक्टर्स हैं, वो अच्छे या बुरे जो भी उसके करैक्टर्स हैं, वो सारी जो इंफॉर्मेशन आपकी मौजूद होती है वो किस में होती है? वो डीएनए में स्टोर होती है। तो जब भी कोई नई संतति का, नई प्रजाति का निर्माण होता है, नई या आप कह सकते हो उत्पन्न होती है, उस समय वो सूचनाएं माता पिता से, वो जो नई संतति बनती है, न्यू डॉटर सेल जो बनती है, उसमें ट्रांसफर हो जाती हैं करैक्टर। तो हम अगले एक लेसन आएगा हमारा मेंडल्स की, जो हम जेनेटिक्स पे आधारित है, आनुवंशिकता और विकास, हेरिडिटी एंड वेरिएशन से रिलेटेड। तो उसमें हम पढ़ेंगे कि डीएनए जो है एक वाहक का काम करता है, सूचनाओं को लेके जाता है एक संतति से दूसरी संतति में। तो वो जो स्टोर इंफॉर्मेशन होती है डीएनए की, वो सूचनाएं लेके जाती है एक प्रजाति से, उससे जो नई प्रजाति उत्पन्न हो रही है उस प्रजाति के अंदर।
तो इंफॉर्मेशन कैरियर हम कह सकते हैं। इंफॉर्मेशन कैरियर क्या है? डीएनए है। तो क्या वो जो संतान उत्पन्न हो रही है वो सेम उत्पन्न हो रही है? तो आपने देखा होगा, चाहे हम किसी भी प्रजाति की बात करें, चाहे हम बिल्ली की बात करें, चाहे मनुष्य की बात करें, चाहे हम शेर की बात करें, जो भी हम जिसकी भी प्रजाति की हम बात करें, सांप की बात कर रहे हैं, उन सभी का एक पैटर्न होता है जो हम कह सकते हैं। जैसे ईंट बनाने के लिए एक पैटर्न है, उसी तरह से आपकी जो भी प्रजाति है उसका एक ढांचा होता है, एक आकार होता है उसी तरह की। तो आप अगर देखें कि जितने भी, अगर हम मनुष्य की बात करें कि मनुष्य से नई जो संतान उत्पन्न हो रही है, उनका एक पैटर्न बना हुआ है, आकृति बनी हुई है उस तरह की, कि जैसे कि हर एक के 2 हाथ होंगे, 2 पैर होंगे, 2 आंखें होंगी, कान, 2 कान होंगे, नाक होगी, मुंह होगा, एक आकृति है, एक आकार है कि उसी तरह की वो चीजें उससे बनती हैं। और ये हर एक प्रजाति का अपना अपना एक आकार होता है, आकृति होती है, एक पैटर्न होता है। उसी पैटर्न, जैसे ईंट बनाने के लिए एक पैटर्न है कि उसमें आप मिट्टी डालोगे, सारी ईंटें उसी तरह की बनेगी। इसी तरह से हर एक प्रजाति का एक अपना पैटर्न बना हुआ है कि उसी तरह से वो सारी प्रजातियां हैं उस तरह की बनती है। अब हम बात करते हैं कि जो ये डीएनए है, इसमें जो सूचनाएं संग्रहित होती हैं, तो वो डीएनए की, जैसे हम बात करते हैं ह्यूमन बींग्स में, तो पेरेंट्स, हम इस लेसन में लैंगिक जनन के बारे में भी पढ़ेंगे और अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम देखेंगे कि आपको 2 गैमीट्स की जरूरत होगी, मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स। और जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें 2 गैमीट्स की आपको जरूरत नहीं है। तो जब हम 2 गैमीट्स की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि माता से और पिता से दोनों में डीएनए मौजूद है। क्या वो दोनों की डीएनए की कॉपी चली जाती है? तो हम देखेंगे कि आपकी जो डीएनए की कॉपी होती है उसमें गुणसूत्र लगे होते हैं, क्रोमोसोम लगे होते हैं, 46 क्रोमोसोम, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम आपकी बॉडी में होते हैं, 23 जोड़े क्रोमोसोम आपकी बॉडी में होते हैं। तो उस 23 जोड़े जो डीएनए में आपके लगे हुए हैं, वहां से वो डीएनए की स्ट्रक्चर होती है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, घुमावदार सीढ़ियां जैसे होती हैं उस तरह की स्ट्रक्चर होती है। और इसमें आप देखोगे AGCT वो आपस में जुड़े होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन। तो वो जो आपकी जो बेस है या पिरिमिडीन जो आपके जुड़े होते हैं, तो वो सूचनाएं संग्रहित करते हैं। और डीएनए के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन होगी, अगर वो इंफॉर्मेशन एज इट इज चली जाती है पेरेंट्स से उसकी ऑफस्प्रिंग में, यानी माता पिता से उसके बच्चे में, अगर वो सूचनाएं ज्यों की त्यों चली जाती है तो उसको हम कहते हैं हेरिडिटी। अगर उस सूचनाओं में बदलाव होता है उसको हम कहते हैं वेरिएशन, विविधता कह सकते हैं हम उसको, जो नेक्स्ट टॉपिक भी हमारा आएगा। यहां पे जो हम बात समझना चाह रहे हैं कि जो डीएनए है उसमें सूचना संग्रहित है और वो डीएनए की कॉपी होके जाती है जब नई संतति का निर्माण होता है, नई प्रजाति जो बनती है, न्यू स्पीसीज जब जनरेट होती है, प्रोड्यूस होती है, उस समय पे डीएनए की कॉपी है जो बनती है। और वो कॉपी जो आपकी बनेगी, वो पेरेंट्स, अगर मान लो वो आपकी सेक्सुअल प्रोडक्शन है, तो दोनों पेरेंट्स में जो आपकी डीएनए है उसकी एक एक पार्ट, एक एक लाइन, एक एक हाफ हाफ दोनों में से, पेरेंट्स फादर और मदर में से, दोनों में से आती है, तब जाके एक कॉपी आपकी बनती है, नई जो संतति होती है। अब हम बात अगर करें कि नेक्स्ट क्या है, कि इंपॉर्टेंस क्या है वेरिएशन का, जो भी मैंने बात बताई आपको कि जो भी इंफॉर्मेशन आपकी स्टोर है वो डीएनए के अंदर स्टोर है। और डीएनए में जो भी सूचना पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में अगर एज इट इज चली जाती है उसको हम बोलते हैं हेरिडिटी। हेरिडिटी। और दूसरा हमारे पास है वेरिएशन। तो इंपॉर्टेंस क्या है वेरिएशन का? इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। तो अगर आपकी जो भी न्यू स्पीसीज का निर्माण हो रहा है, नई स्पीसीज का निर्माण हो रहा है, उसमें जो भी सूचनाएं उसके पेरेंट्स से एज इट इज जा रही हैं उसके ऑफस्प्रिंग में, उसको हम हेरिडिटी कह रहे हैं। अगर उस इंफॉर्मेशन में कोई बदलाव हो रहा है उसको हम कहते हैं वेरिएशन। तो जो इंपॉर्टेंस क्या है वेरिएशन की, वेरिएशन क्यों जरूरी है? तो कई बार आप देखते हो कि बहुत सारी चीजें या वो अपने को इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट करने के लिए कुछ बदलाव कर सकते हैं। अगर हम एक एग्जांपल लें कि
किसी जगह पे पानी है जो ठंडा है और पानी में जो जीव हैं वो ठंडे पानी में रह रहे हैं, तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण अगर पानी का तापमान बढ़ जाता है तो वो सारे जीव मर जाएंगे। तो अब वो जो नई स्पीसीज है वो क्या करेगी, अपने आप को इस तरह से अडेप्ट करेगी कि अगर पानी, गर्म पानी या पानी के जो तापमान में अगर बदलाव आ रहा है तो अपने आप को इस तरह से अडेप्ट कर लेता है। वो करैक्टर है जो वो चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं, ताकि वो उस तरह के मौसम में भी वो झेल सके या रह सके या जीवित रह सके। तो इस वजह से कोई भी स्पीसीज है वो अपने करैक्टर में बदलाव करती है, वेरिएशन करती है। इसी तरह से आपने हाइब्रिड फसल हम देखते हैं, तो हम क्या करते हैं, पहले जो फसलें होती थी, किसान जो फसल उगाता था उनकी पैदावार बहुत कम होती थी, और अब जो फसल उगाता है किसान, पैदावार उनकी बहुत ज्यादा होती है। तो हमने क्या किया, हमने उन्नत बीज तैयार किए, कुछ इस तरह की बीज सीड्स तैयार किए हमने, जिनकी जो ईल्ड है, प्रोडक्शन है वो ज्यादा है। वो ज्यादा क्या हुआ, उनकी करैक्टर्स में हमने बदलाव किया, उनके गुण दोष थे जो, वो दो दोष हमने ढूंढ के उनके करैक्टर बिल्डअप किए, तो अब उनकी पैदावार है जो बढ़ गई। तो वेरिएशन क्या है, आपको इन्वायरमेंट के साथ साथ, वातावरण के साथ साथ किस तरह से आपने अडेप्ट करना है, किस तरह से आप अपनी जो प्रजाति है उसको बचा सकते हो, इस वजह से वेरिएशन करना पड़ता है। दूसरा एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि एक बीटल्स का एग्जाम्पल है। बीटल्स का जो कलर है रेड कलर है, वो पत्तियों के ऊपर है, पत्तों के ऊपर है, और जो क्रो है उसकी जो नजर है उसके ऊपर पड़ती है, उस प्रजाति के ऊपर पड़ती है। तो क्रो क्या करता है, उस रेड कलर के बीटल को वहां से पिकअप करता है और उसको खा लेता है। तो इस वजह से जो रेड बीटल की जो प्रजाति है वो लुप्त होती जा रही है। तो रेड बीटल ने अब क्या किया कि किस तरह से बदला जाए, तो वो रेड बीटल्स में जो करैक्टर था रेड कलर का, उसने उसको चेंज करना शुरू कर दिया, और उसने क्या किया कि उनकी प्रजाति में से एक दो बीटल इस तरह के आए जिनका जो कलर है वो ग्रीन होना शुरू हो गया। अब ग्रीन कलर ग्रीन लीव्स में दिखाई नहीं देता था, और जो रेड बीटल्स थे उनको जो क्रो था वो खा जाता था। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जो बचे, कौन से बचे, ग्रीन कलर के जो बीटल थे वो बच गए, तो वो प्रजाति बच गई। तो उन्होंने क्या किया, अपने करैक्टर में बदलाव किया ताकि वो उनकी जो प्रजाति है वो बच सके, वो जीवित रह सके आगे लंबे समय तक। इस वजह से ये इंपॉर्टेंस है वेरिएशन की, हम करैक्टर में बदलाव इस वजह से करते हैं ताकि जो हमारी प्रजाति है उसका आगे विनाश ना हो, लंबे समय तक जीवित रहे। अब हम आगे इस लेसन में पढ़ते हैं नेक्स्ट कि जो रिप्रोडक्शन है कितने तरह की होती है। तो जो रिप्रोडक्शन आपकी वो दो तरह की होती है। रिप्रोडक्शन को हम जनन कहते हैं। ये दो तरह का आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और यहां पे क्या आएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसको हम कहते हैं अलैंगिक जनन। इसको कहते हैं हम लैंगिक जनन। तो जैसे कि इसका नाम ही बता रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन। तो इस तरह के जनन के लिए क्या है, आपको दो तरह के गैमीट्स की जरूरत होगी, मेल गैमीट्स एंड फीमेल गैमीट्स। यानी आपको यहाँ पे क्या है, दो तरह के जीव की जरूरत है आपको। अकेला अगर हम बात करें कि अकेले बैल से बछड़ा नहीं हो सकता, या आप दूसरे कोई और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, यानी एक जीव आगे संतान उत्पन्न नहीं कर सकता। यहाँ पे क्या आपको दो तरह की गैमीट्स की आपको जरूरत होगी, मेल गैमीट्स की और फीमेल गैमीट्स की। मेल गैमीट्स को हम पढ़ेंगे आगे स्पर्म, और फीमेल गैमीट्स को हम पढ़ेंगे एग। स्पर्म को हम कहते हैं शुक्राणु और एग्स को हम कहते हैं अंडाणु। अब यहाँ पे अगर हम बात करें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, कि यहाँ पे आपको कुछ स्पेशल गैमीट्स की जरूरत नहीं होती। यहां से अलैंगिक जनन विधि में हम अभी मेथड पढ़ेंगे कि किस तरह से नई जीव का निर्माण होता है। तो इनको हम वन बाय वन पढ़ेंगे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आप मेथड कह सकते हो कि कौन कौन से मेथड हैं रिप्रोडक्शन के।
कौन कौन सी विधियां हैं, कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन से मेथड हैं, कौन कौन से वेज हैं जिनके द्वारा जो आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। तो अगर हम इनकी वन बाय वन बात करें, सबसे पहले हमारे पास है फिशन। तो फिशन जैसे कि इसका नाम ही बता रहा है यहां पे, इसको हम कह सकते हैं खंडन। खंडन मीन टूटना। तो फिशन का मतलब भी क्या होता है? फिशन का मतलब होता है टूटना। तो फिशन क्या होता है? फिशन होता है मोस्टली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। फिशन कहां पे होगा? मोस्टली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, जैसे अमीबा। तो ये एक कोष के जीवों में होगा आपका फिशन, जैसे कि अमीबा में, आप प्रोटोजोआ में पढ़ेंगे, मलेरिया में पढ़ेंगे। तो ये सारे जो जीव हैं इन सभी में क्या होगा? फिशन होगा। फिशन में क्या होता है? जैसे इसका नाम है कि इसकी जो सेल है वो दो भागों में टूट जाती है, इससे दो जीव बनते हैं, जिनको हम स्टार्टिंग को हम कहते हैं पेरेंट न्यूक्लियाई, और उससे जो नए जीव बनते हैं उनको हम कहते हैं डॉटर न्यूक्लियाई। तो इसमें क्या है, अगर हम एग्जांपल लें कि आपके पास क्या है, ये अमीबा है, ये स्टेज में क्या हो गया? ये इनलार्ज होगा। पहले इसका जो न्यूक्लियस है वो इनलार्ज होगा, और नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा? ये इस तरह से दो भागों में हो जाएगा, और लास्ट में क्या होगा? इससे क्या होंगे? दो जीव बन जाएंगे। तो स्टार्टिंग में जो हम लेते हैं उसको बोलते हैं पेरेंट्स न्यूक्लियाई, और जो प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं हम डॉटर न्यूक्लियाई। ऑफस्प्रिंग भी बोल देते हैं इसको। तो इसमें क्या है, आपका जो केंद्रक है वो विभाजित हो जाता है दो भागों में, और दो भागों में विभाजित होके दो नए जीव का वो निर्माण करता है। तो खंडन विधि में, फिशन में क्या होता है कि वो कोई भी जीव है, वो उसका जो केंद्रक है पहले वो इनलार्ज हो जाएगा, और बाद में वो दो भागों में टूट जाएगा, और उससे जो दो नए जीवों का निर्माण होगा, इस विधि को कहते हैं हम फिशन। नेक्स्ट है हमारे पास, और ये फिशन अमीबा में भी होता है, पैरामीशियम में भी होता है, आपका लेसमीनिया में भी होता है, प्रोटोजोआ में भी होता है, मलेरिया में भी होता है। अमीबा, लेसमीनिया, प्रोटोजोआ, मलेरिया। मलेरिया में मल्टी सेलुलर डिवीजन होती है। अब ये जो फिशन है आपका, ये दो तरह का भी हो सकता है, जिसको हम कह सकते हैं कि दो बाई फिशन, दो भागों में टूट गया, और ये मल्टी फिशन भी हो सकता है, बहुखंडन जिसको कहते हैं। ये बहुत सारे खंड इसके हो गए, बहुत सारे टुकड़े इसके हो गए, बहुत सारे टुकड़ों में ये। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में जैसा कि इसका नाम है फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट। तो जो भी आपका पेरेंट्स न्यूक्लियाई है या पेरेंट्स जीव है आपका, वो क्या हो जाता है? उसके फ्रेगमेंट हो जाते हैं वो दो भागों में। जैसे हम एक लकड़ी लेते हैं, उस लकड़ी को हम क्या करते हैं? दो भागों में तोड़ देते हैं, और उससे क्या होगा? दो नए जीव का अगर निर्माण हो जाए, फ्रेगमेंट हुए, उसके टुकड़े हुए, तो उसको फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। तो ये किसमें होता है? ये होता है स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा। तो स्पाइरोगायरा में क्या होता है? आप देखोगे इस तरह से स्ट्रक्चर होती है वहां पे, और इसके क्या हो जाते हैं? फ्रेगमेंट हो जाते हैं। और जब फ्रेगमेंट होंगे स्पाइरोगायरा के, तो उन फ्रेगमेंट से क्या होगा? एक पूरे स्पाइरोगायरा का निर्माण होगा। तो स्पाइरोगायरा, जिसे हम काई की एक टाइप भी कह सकते हैं, एल्गी की टाइप भी कह सकते हैं, तो स्पाइरोगायरा में क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन होता है। फ्रेगमेंटेशन जैसा कि इसका नाम इंडिकेट करता है, फ्रेगमेंट की जो पेरेंट्स न्यूक्लियाई या पेरेंट्स जो आपकी स्पीसीज है, जीव है, वो किस में टूट जाता है? उसके फ्रेगमेंट हो जाते हैं, वो दो भागों में आगे टूट जाता है, उसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट है हमारे पास रीजनरेशन। थर्ड टाइप है हमारे पास
रीजनरेशन। तो रीजनरेशन किस वर्ड से मिलकर बना है? ये बना आपका रीजनरेट से। तो रीजनरेशन किस में होती है? ये होती है आपकी हाइड्रा और प्लेनेरिया। तो रीजनरेशन जैसे कि इसका नाम ही बता रहा है, री मीन दोबारा, जनरेट मीन उत्पन्न होना, ये दोबारा से रीजनरेट हो जाता है। अब इसमें क्या होता है, अगर हम प्लेनेरिया की बात करें, प्लेनेरिया को कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, वो कौन सा जीव है? जो अमर जीव है। तो हम प्लेनेरिया को अमर जीव कह सकते हैं। प्लेनेरिया के हम जितने भी टुकड़े करेंगे, प्लेनेरिया के हम जितने भी टुकड़े करेंगे, उतने टुकड़ों से वो उतने ही प्लेनेरिया बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम अगर इमेजिन करें कि आपके पास क्या है, ये प्लेनेरिया है, तो अगर इसके हम जितने भी टुकड़े करेंगे, इससे एक प्लेनेरिया, यहां से प्लेनेरिया, यहां से प्लेनेरिया, जितने भी पोर्शन है सभी से क्या होंगे? प्लेनेरिया बन जाते हैं। अगर हम इसके 10 टुकड़े करेंगे, 10 प्लेनेरिया बन जाएंगे। अगर हम इसके 100 टुकड़े करेंगे, 100 प्लेनेरिया बन जाएंगे। अगर इसके हम 1000 टुकड़े करेंगे, 1000 प्लेनेरिया बन जाएंगे। तो प्लेनेरिया में क्या होता है कि इसके हर एक पार्ट से एक नए जीव का निर्माण होता है। इस विधि को बोलते हैं हम रीजनरेशन। और रीजनरेशन किस में होता है? हाइड्रा में होता है और प्लेनेरिया में होता है। नेक्स्ट है हमारे पास बडिंग। तो बडिंग जैसे कि इसका नाम ही इंडिकेट कर रहा है, बड। और ये किस में होगी? ये होगी आपकी हाइड्रा। रीजनरेशन किस में था? प्लेनेरिया और हाइड्रा में था। और जो बडिंग है वो क्या है? हाइड्रा में। तो बडिंग में क्या होता है आपका कि एक हाइड्रा में उसके बेस में से एक बड बन जाती है और उस बड से एक हाइड्रा बनना शुरू हो जाता है। तो अगर हम देखें कि आपके पास मान लो ये हाइड्रा है, ये इसके टेंटाकल हैं, और यहां इसके बेस में से क्या है? एक नए हाइड्रा बनना शुरू हो जाता है। बड कहते हैं इसमें हम। यहां से एक नया हाइड्रा बनना शुरू हो जाता है और वो बड बढ़नी शुरू हो जाती है। और बड कहां लगेगी? बेस में, जो उसका तला है वहां से बड निकलना शुरू होगी। और वो बड पहले बढ़ेगी। अब 2 हाइड्रा हो गए और बेस से वो चिपका हुआ है। बाद में जब वो पूरा हो जाता है, बेस में से वो टूट जाता है और एक नए हाइड्रा का निर्माण होता है। तो बडिंग में क्या है? नाम इंडिकेट कर रहा है बड। यहां पे क्या है? बड निकल आती है और उस बड से क्या होगा? एक नए हाइड्रा का निर्माण होता है। इसी तरह से अब हम अगर बात करते हैं, नेक्स्ट विधि है जो है सेक्सुअल प्रोडक्शन की, वो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन। और बडिंग का अगर हम और एग्जांपल लें, हम पत्थर चट्टा ब्रायोफिल्म की बात करें, उसका जो लीव्स होता है उसके लीव पे भी बड निकल आती हैं और वो बड जब नीचे गिर जाती हैं उससे नए ब्रायोफिल्म, नए पत्थर चट्टे का निर्माण हो जाता है। इस तरह से आप पोटैटो का एग्जांपल भी ले सकते हैं। आलू, उसमें आपने देखा होगा वो हम कहते हैं कि उसकी आंख निकल आती है। वो जो उसकी आंख निकली, जहां से हम कहते हैं कि वो जामना शुरू हो गया, वो जो उसकी आंख निकली, वहां से एक नए आलू का निर्माण हो जाता है। वो भी एक बडी है उसकी, आई कहते हैं हम उसकी, आंख से उस नए आलू का निर्माण होता है। अब हम बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन की, जिसे हम कहते हैं कायक प्रजनन। तो कायक प्रजनन जैसे इसका नाम ही है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है कि अगर हम बिना सीड वाले प्लांट्स के कोई भी पार्ट्स लेके, रूट, स्टेम या लीव्स लेके अगर हम किसी नए पौधे का निर्माण करते हैं, उसको हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन, कायक प्रजनन। बिना बीज वाले जो प्लांट्स होते हैं या जिनके बीज नहीं बनते या जिनके बीज नहीं हैं, उनको उगाने की ये विधि हम कह सकते हैं, ये होती है आपकी लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग।
लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। तो जिसे हम कलम लगाना भी कहते हैं। आपने देखा होगा कि गन्ने को हम लेते हैं, गन्ने की जो पोरियां कहते हैं उसको काट के लगा देते हैं और वहां से नया गन्ना लग जाता है। तो वो गन्ना जो बना वो कैसे बना, ये आपका गन्ने का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। ये क्या है आपकी नोड, ये भी क्या है नोड। बीच का जो स्पेस है जिसे कहते हैं इंटर नोड। अब जहां पे नोड है आपने देखा होगा वहां से जो गन्ने की जड़ की तरह आकृति निकली हुई होती है। तो अगर हम इस पोर्शन को लगाएंगे तो यहां से उस गन्ने के पौधे का निर्माण होगा। अगर हम ये बीच का पोर्शन लगा देते हैं, ये यहां से नए गन्ने के पौधे का निर्माण नहीं होगा, नए गन्ने का पौधा नहीं बनेगा। तो गन्ने का पौधा क्या है, जो आपकी नोड्स हैं वहां पे जो जड़ें निकली हुई हैं, जड़ें की तरह संरचनाएं वहां से। इसी तरह से हम ब्रायोफिल्म का भी मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि ब्रायोफिल्म के जो पत्ते हैं वहां बर्ड्स लाइक स्ट्रक्चर, कलिकाएं जिनको कहते हैं कलिकाएं, वो अगर हम लगा देते हैं मिट्टी में उस पत्ते की बर्ड्स को, तो वहां से भी क्या होगा, वो नया प्लांट्स बन जाता है। आलू का मैंने अभी एग्जांपल आपको लिया था, पोटैटो का, कि अगर उसकी जो आईज निकल आती हैं, आंखें जो निकल आती हैं, उन आंखों को अगर हम मिट्टी में लगा देते हैं काट के आलू से, तो आलू के पौधे का निर्माण हो जाता है। अब इसी तरह से हम गुलाब का आपने सुना होगा कि गुलाब की कलम लगाई जाती है, गन्ने की लगाई जाती है। इसी तरह से आपने संतरा, केला, चमेली, इन सभी के बारे में आपने सुना होगा कि इन सभी के बीज नहीं बनते और इनको कैसे उगाया जाता है। इनको कायक प्रजनन की विधि के द्वारा ही उगाया जाता है। और कायक प्रजनन क्या होता है, फिर से मैं आपको बता देता हूं कि कायक प्रजनन में क्या होता है कि रूट, स्टेम, लीव्स, इन किसी में से भी आप लेंगे और उसका पार्ट्स लेके आप एक नए पौधे का निर्माण करते हैं, उसको हम बोलते हैं कायिक प्रजनन। अब नेक्स्ट है हमारे पास स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन तो स्पोर फॉर्मेशन मोस्टली किस में होती है, फंगस में होती है। और इसमें क्या होते हैं, जो आपकी राइजोपस, हम एग्जांपल लेते हैं फंगस का, तो वहां पे इस तरह से संरचनाएं होती हैं और वहां पे क्या होगा, इस तरह से ऊपर आपके, इनको बोलते हैं स्परेंजिया। इसके अंदर क्या होते हैं, स्परेंजियोस्पोर, जिनको हम स्पोर भी कहते हैं। तो ये आपकी होती है फंगस में। अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको स्पायरोगायरा का एग्जांपल लिया था वो था आपका एल्गी में, और जो आपका राइजोपस है ये है किसका एग्जांपल, फंगस का, कवक जिसको हम कहते हैं, उल्ली जिसको हम कहते हैं। तो राइजोपस में क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन होता है, स्पोर बनते हैं इसमें, बीजांड बनते हैं इसमें। तो यहां से क्या बनेगा, स्परेंजिया बनेगा। स्परेंजिया वो जगह है जिसमें बीज इकट्ठे हैं, बीजांड की तरह संरचना है। अब जितने ही ये स्परेंजिया फट जाएगा, वो पानी की वजह से भी हो सकता है, हवा की वजह से भी हो सकता है, किसी कीट की वजह से भी हो सकता है। जब ये स्परेंजिया फटेगा इसमें से स्पोर निकलेंगे और वो स्पोर जहां जहां भी गिरेंगे वहां से नए एक कवक का निर्माण होगा, नई फंगस का एक निर्माण होगा। तो ये विधि है जो इसको हम कहते हैं स्परेंजियोस्पोर, स्पोर फॉर्मेशन विधि इसको कहते हैं हम, कि इसमें स्पोर का निर्माण होता है, बीज का निर्माण होता है बीजांड में। इसको इस वजह से हम क्या कहते हैं, स्पोर फॉर्मेशन कहते हैं। तो ईस्ट में भी इसी तरह से हमने स्परेंजियोस्पोर बनते हैं आपके ईस्ट में। ईस्ट भी क्या एक फंगस का ही एग्जांपल है। राइजोपस जो है वो भी किसका, उल्ली जो हम पढ़ते हैं वो किसका एग्जांपल है, आपका फंगस का ही एग्जांपल है। तो आज हमने पढ़ा जीव जनन कैसे करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ी, उसके बाद हमने पढ़ा कि जीव को जनन जब करते हैं वो क्या जरूरत है उनको जनन करने की, फिर क्या वो अपनी जो कॉपी बनाते हैं सेम बनाते हैं नहीं बनाते, क्या महत्व है उसका। उसके बाद हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की विधियों के बारे में पढ़ा कि ये दो तरह का होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन
और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आज हमने पढ़ा कि कौन कौन से मोड हैं, कौन कौन से मेथड हैं, कौन कौन से तरीके हैं जिसके द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। तो सबसे पहला आपका फिशन, कि इसमें क्या होता है, कोई भी जो जीव है वो आगे टूट जाता है 2 भागों में या बहुत सारे भागों में। अगर 2 भागों में टूटे वो बाइफिशन है, अगर बहुत सारे भागों में टूटे उसको बोलते हैं मल्टीफिशन। तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, अमीबा वगैरह में, अमीबा, लेशमीनिया और प्रोटोजोआ में क्या होता है, मल्टी फिशन होता है आपका, वो खंडन विधि होती है वहां पे। दूसरा हमने इसमें पढ़ा था फ्रेगमेंटेशन, कि फ्रेगमेंट में टूट जाना, ये एल्गी में होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो नया जीव का निर्माण जो होता है पुराने जीव से, पेरेंट सेल से, वो फ्रेगमेंट में टूट जाता है, उसके टुकड़े हो जाते हैं और वहां से एक नए जीव का निर्माण होता है। फिर हमने रीजनरेशन के बारे में पढ़ा। रीजनरेशन में क्या था कि इसमें क्या है, हम प्लेनेरिया का एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं, हाइड्रा का एग्जाम्पल लेते हैं, कि अगर हम प्लेनेरिया के जितने भी टुकड़े करेंगे उन हर एक टुकड़े से एक नए प्लेनेरिया का निर्माण होता है। इस विधि को हम कहते हैं रीजनरेशन की विधि। फिर हमने पढ़ा था बडिंग के बारे में, हाइड्रा में होती है, कि बडिंग में क्या होता है कि जो हाइड्रा है उसके बेस से एक बड निकल आती है, वो बड बढ़ना शुरू हो जाती है और कुछ समय के बाद वो एक पूरे हाइड्रा के रूप में आ जाती है। बाद में वो उसके बेस से वो हाइड्रा अलग हो जाता है। इसी तरह से फिर हमने पढ़ा वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में। वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है, एक विधि है जिसके द्वारा हम बिना बीज वाले जो पौधे होते हैं उनको हम उगाते हैं। किस पौधे के जड़ से, तने से या पत्तियों को लेकर हम एक नए पौधे का निर्माण करते हैं। ये आपकी लेयरिंग या ग्राफ्टिंग, कलम लगाना, रोपाई लगाना, ये कुछ इस तरह से होती है। तो जो आपका गन्ना है, जो आपका गुलाब का फूल है, ये सारे कलम रोपण की विधि से उगाए जाते हैं। और जो आपके बनाना है, जैसे आपका संतरा है, जैसे आपका और जो चमेली है, इनको भी हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन की विधि से उगाते हैं। फिर हमने स्पोर फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा। ये आपकी फंगस में, राइजोपस में होती है, उल्ली में होती है। और इसमें क्या होता है, स्प्रंजिया बनता है जिसमें स्पोर लगे होते हैं, बीजांड कह सकते हो, और वो फट जाता है, वहां से बीज निकल जाते हैं। वो कैसे, वो आपके बाय एयर हो सकता है, हवा के कारण भी फट सकता है, या कोई बाहरी दबाव के कारण भी फट सकता है, किसी कीट के कारण भी फट सकता है। तो वहां से क्या होगा, आपका जो स्पंजिया यहां से बनेंगे वो फट जाएंगे, स्पंजियोस्पोर बाहर निकलेंगे और एक नई फंगस का निर्माण होगा। तो जो लैंगिक जनन की विधियां हैं वो हम कल पढ़ेंगे। आई होप आपने लेक्चर ध्यान से सुना होगा। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अपने जो एग्जाम है उनकी तैयारी करते रहें। थैंक यू।